हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रतनपुर नामक एक गांव होता है जिसमें दीनानाथ अपनी बीवी मैथिली के साथ रहता है। दीनानाथ एक गरीब मिठाई वाला होता है। वो और उसकी बीवी मैथिली दोनों मिलकर मिठाइयाँ बनाते हैं और बेचते हैं। गांव के बाजार में उनकी एक छोटी सी मिठाई की दुकान होती है। आहा, क्या स्वादिष्ट जलेबी बनाते हो भाई तुम। भाभी, आपके हाथ की बनी ये रसमलाई भी एकदम मजेदार है, मजा ही आ गया। मुझे भी, मैंने तो इतने लंबे समय बाद कुछ अच्छा खाया है। बहुत ही कमाल की मिठाइयाँ हैं ये। मुझे 1 किलो अनारसा और 1 किलो आलू जलेबी दे देना। बहुत ही मजेदार अनारसा मिलता है आपकी दुकान में। धन्यवाद भाई साहब। एक दिन दीनानाथ और मैथिली के पड़ोस के घर में एक बुढ़िया रहने आती है। वो उनके पास आकर उनका दरवाजा खटखटाती है। अरे अम्मा, आप पड़ोस में रहने आई है ना? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे ही बगल में रहने आई हूँ। दरअसल मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए थी, वो चाय बनानी है ना, इसीलिए। अरे इतनी सी बात, अभी देती हूँ। मैथिली चारू को चीनी देती है। धन्यवाद बेटा। ठीक है अम्मा, आते रहिए और अगर किसी भी चीज की मदद लगे तो आ जाना। चारू वहाँ से चली जाती है। चारू अकेली ही रहती है। इसके बाद शाम में जब दीनानाथ घर लौटता है तब वो देखता है कि चारू जंगल की तरफ जा रही है। घर आकर वो ये बात मैथिली को बताता है। जंगल की तरफ? लेकिन शाम को 6 बजे के बाद तो किसी को भी जंगल के उस पार जाने की अनुमति नहीं है ना, वहाँ के जंगली और खूंखार जानवर की वजह से। वही तो, देखो तो अभी तक नहीं आई है वो। मैथिली और दीनानाथ दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उन्हें अपनी खिड़की से चारू अपने घर जाते हुए दिखती है। वो देखो दीनानाथ, अम्मा घर आ गई। रुको, मैं अभी उनसे पूछती हूँ और उन्हें बता भी देती हूँ कि जंगल के पार ना जाया करें। मैथिली और दीनानाथ दोनों चारू के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं। अम्मा, मैंने आपको आज शाम को जंगल में जाते हुए देखा था। कहाँ जा रही थी आप? अम्मा, आप इस गांव में अभी नई हो, इसीलिए आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, जिस कारण गांव के सरपंच ने गांव वासियों को जंगल में जाने से मना कर दिया है, और खासकर शाम 6 बजे के बाद। लेकिन आप वहाँ क्या कर रही थी? क्या हुआ अम्मा? वो मैं लकड़ियाँ बीनने गई थी। मुझे चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ चाहिए थी, जो उस जंगल में ही मिलती है। माफ करना और धन्यवाद बच्चों, मुझे ये ज़रूरी बात बताने के लिए। मैं आइंदा से उस जंगल में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। हाँ माँ, अगर आपको सूखी लकड़ियाँ चाहिए हो तो आप मुझसे मांग लिया कीजिए। मेरा दोस्त है जो सूखी लकड़ियाँ बेचता है। हम भी उसी से लकड़ियाँ लेते हैं चूल्हा जलाने के लिए। ठीक है दीनानाथ बेटा। दिन गुजरते जाते हैं और अचानक से धीरे धीरे गांव में चोरियां होने लगती हैं। और इसी बीच चारू के घर भी कुछ पैसों की चोरी होती है। वो अपने पैसे चोरी होने के बाद सर पकड़कर रोने लगती है। उसके घर के बाहर गांववासी इकट्ठा हो जाते हैं। आए रे, मेरे पैसे चले गए। मुझ गरीब बुढ़िया के खून पसीने की मेहनत के पैसे। मैं लोगों के घरों में जाकर काम करती हूँ, उसके बाद मुझे 2 पैसे मिलते हैं। ये गांव में चोरियां इतनी बढ़ कैसे रही हैं? अरे हो ना हो, इस सब के पीछे या तो कोई एक आदमी है या उसके साथ और भी लोग हैं, यानी कि उनका झुंड। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब तो इस गांव में रहना ही मुश्किल होता जा रहा है। अम्मा आप रोना बंद कीजिए। आपको जो पैसे लगेंगे आप मुझसे ले लीजिएगा, ठीक है? बेचारी चारू खूब रोती है। दीनानाथ और मैथिली बाद में उसके पास आकर उसे कुछ पैसे देते हैं। ये लीजिए अम्मा, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रखिए। और भी लगेंगे तो बता देना। धन्यवाद दीनानाथ बेटा। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों हैं आपके पास, आपके साथ। हाँ मैथिली।
गांव का सरपंच कुलजीत सिंह अपने आदमियों को और गांव के सभी पुलिस ऑफिसर्स को चोर को ढूंढने के लिए कह देता है। पुलिस और कुलजीत सिंह का आदमी गांव में हर जगह चोर की तलाश करते हैं। 2 दिनों बाद दीनानाथ के घर से गहने और पैसे चोरी हो जाते हैं। ये चोरी कितने बजे हुई? घर पे कोई था? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं दोपहर को घर में सो रही थी और जब आँख खुली तब मैंने अलमारी को खुला और खाली देखा। जितने पैसे थे, जितने गहने थे, सब चोरी हो चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप जल्द से जल्द उस चोर को ढूंढ लीजिए। उस चोर ने सबकी नाक में दम कर रखा है। अगर यही चलता रहा तो एक दिन पूरा गांव कंगाल हो जाएगा उस चोर के कारण। हम और हमारी टीम पूरे जी जान से उस चोर को ढूंढ रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए दीनानाथ भाई साहब। गांव में अब सभी बहुत परेशान हो चुके थे। हे भगवान, मैंने सोचा था इस गांव में आकर तो मेरा कुछ भला होगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। इस गांव में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। एकदम सही कह रहे हो आप अम्मा। लेकिन एक दिन गांव का पुलिस इंस्पेक्टर जब जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी वहां पर वो किसी के पैर के निशान जंगल के अंदर जाते हुए देखता है। वो अपनी वैन को जंगल के अंदर ले जाता है और वहां पर वो एक बुढ़िया को देखता है जो जमीन के अंदर एक रास्ते से होते हुए भूमिगत कक्ष में जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर भी उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि वो बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि चारू ही है। चारू ने उस भूमिगत में सारा चुराया हुआ धन रखा होता है। मुझे माफ कर देना भगवान जी, लेकिन अपने पोते के इलाज के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ा। अब इस धन के जरिए मैं अपने पोते का इलाज कर सकूंगी। अच्छा, तो इसका मतलब गांव में चोरी करने वाली चोरनी आप हो अम्मा जी? तुम? पुलिस इंस्पेक्टर चारू को सभी गांव वालों के सामने लाता है और सभी चारू की असलियत जानकर हैरान और दंग रह जाते हैं। दीनानाथ और मैथिली के तो होश ही उड़ जाते हैं। अम्मा, आप हो वो चोर? ये आपने क्यों किया अम्मा? इतना बड़ा छल? आपसे ये उम्मीद नहीं थी अम्मा। मुझे माफ कर दो आप सब, मैं मजबूर थी। मैंने ये सब जानबूझकर अपनी खुशी या अपने लालच के खातिर नहीं किया। फिर अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है चारू काकी। आपका पर्दाफाश हो चुका है। अब आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में कोई नहीं फंसने वाला। सरपंच साहब, मेरे बेटे बहू 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में मुझे और मेरे पोते को इस दुनिया से छोड़कर चले गए और अब मेरे पोते को दिल की बीमारी है जिसके इलाज के लिए मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने कई सारे लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये चोरी करने का रास्ता अपनाना पड़ा। मैंने इसीलिए मेरे घर पर चोरी हुई ऐसा नाटक किया ताकि किसी को शक ना हो मुझ पर। सभी चारू की कहानी सुनकर चौंक जाते हैं। पुलिस अब चारू के पोते को देखने जाती है। तब वो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि सच में उसे दिल की बीमारी है। ये सबके सामने साबित हो जाता है कि चारू ने जो कुछ भी किया अपने पोते के इलाज के लिए किया है। हमें आपका दुख समझ में आता है, लेकिन चारू काकी, आप किसी बड़े आदमी से मदद मांगती या कोई और रास्ता चुनती, लेकिन चोरी करने से कितने लोगों का नुकसान हुआ। ये आपने बहुत गलत किया है। हम आपको माफ तो कर रहे हैं, लेकिन आइंदा से ऐसा कोई गलत काम मत करिए। हाँ माँ, हम आपको पैसों की मदद करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद आप सभी का। चारू हाथ जोड़कर रोते हुए सबका शुक्रिया अदा करती है। सभी गांव वाले उसे माफ कर देते हैं और उसकी मदद करते हैं, जिसके बाद उसके पोते का इलाज होता है और वो ठीक हो जाता है। राहुल और पलक दोनों भाई बहन होते हैं। दोनों अपने माता पिता को एक एक्सीडेंट में खो देते हैं, जिसके बाद उनका इस दुनिया में उनके मौसा जी और मौसी जी के अलावा कोई नहीं होता है। पलक दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। चीकू, चल, अब हमारे पास मौसा जी और मौसी जी के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। 9 साल का राहुल और 12 साल की पलक दोनों भरी बरसात में अपने मौसा जी और मौसी जी के पास जाते हैं, लेकिन उनके मौसा जी और मौसी जी उन्हें दरवाजे से ही अंदर आने से मना कर देते हैं। तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते।
ऐसा मत कीजिए मौसा जी, अब हमारा आप दोनों के सिवा कोई नहीं है। हाँ मौसा जी, हम दोनों छोटे से भाई बहन कहाँ जाएंगे इतनी बारिश में। अरे कहीं भी जाओ, हमें क्या, हमने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है, हैं? चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से, हैं? दरवाजा बंद कर लो जी। लेकिन मौसी जी हमारी बात तो सुनिए, रुक जाइए। बेचारे पलक और राहुल दोनों गरीब भाई बहन वहां से उदास होकर निकल जाते हैं। उस रात तेज धुआंधार बारिश हो रही थी और ऐसे में दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं। राहुल को बुखार आ जाता है, जिस कारण पलक उसे मंदिर में ले जाती है और वो दोनों गांव के मंदिर में ही सो जाते हैं। पलक राहुल की देखरेख करते हुए रात भर जागती है। पलक उसका ठीक वैसे ही ध्यान रखती है जैसे कि एक माँ अपने बेटे का रखती हो। चल उठ जा चीकू, तेरे लिए मैंने ये काढ़ा लाया है, पंडित जी ने बनाकर दिया है, इसे पीकर तुझे आराम मिलेगा। धन्यवाद दीदी। पलक और राहुल के लिए अब जीना बहुत मुश्किल हो चुका था, न खाने के लिए कुछ, न रहने के लिए कुछ। 2 दिन बाद जब बारिश कम होती है तब पलक गांव में ईंट पत्थरों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाती है और वो और राहुल दोनों उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। पलक अब लोगों के घर जाकर साफ सफाई का काम करने लगती है और उन पैसों से वो राहुल को स्कूल भेजती है और साथ ही घर का सारा खर्चा संभालती है। ये ले चीकू, तेरे लिए गर्मा गर्म फुलके बनाए हैं और तेरी पसंद की खट्टी मीठी दाल बनाई है। वाह दीदी, ये तो बिल्कुल माँ के हाथ की स्वाद जैसी है, काश माँ होती। कोई बात नहीं चीकू, मैं हूं ना तेरे लिए, तेरी ढाल। तू बस अच्छे से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा और माँ पापा का सपना पूरा कर। तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तू मुझे पहले बताना। ठीक है दीदी, आप एकदम बेस्ट हो। चल चल अब मस्का मारना बंद कर और खाना खत्म कर ले जल्दी, उसके बाद तुझे पढ़ना भी है। पलक राहुल के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है। वो पूरे दिन 1 मिनट भी गवाए बिना बस निरंतर काम करती रहती है और पैसे कमाती है ताकि राहुल का भविष्य उज्जवल हो सके। उसके लिए पलक ने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी और ना ही वो कहीं घूमने जाती या अपने लिए कुछ खरीदती। वो बस राहुल के लिए सब कुछ करती रहती। राहुल ये ले तेरे लिए नए कपड़े और ये केक, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू दीदी, ये केक बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और तो और ये कपड़े कितने सुंदर हैं। मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने दीदी, आप तो कमाल हो। भगवान करे मेरा चीकू, मेरा छोटा भाई हमेशा यूं ही खुश रहे और इसे कभी किसी की भी बुरी नजर ना लगे। कुछ सालों बाद जब राहुल बड़ा हो जाता है तब वो एक बड़ा आदमी बन जाता है और उसे शहर से एक बहुत ही अच्छी नौकरी का बुलावा आता है, जिस कारण वो शहर चला जाता है और अपनी बहन पलक को जाते हुए कुछ बताता भी नहीं है। न जाने कहाँ चला गया मेरा चीकू, कुछ बताकर भी गया नहीं मुझे। उसके दोस्त अंकित को फोन लगाकर देखती हूँ। पलक अंकित को फोन लगाती है और अंकित उसे बताता है। पलक दीदी, राहुल तो शहर शिफ्ट हो चुका है और वो भी नई नौकरी करने के लिए। उसे एक बहुत बड़ी कंपनी से नौकरी का बुलावा आया था और अब वो उस नौकरी में काम कर रहा है। अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है अंकित, धन्यवाद, अपना ख्याल रखना। पलक भावुक हो जाती है। चीकू ने मुझे कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्यों? मैं तो उसकी दीदी हूँ ना। नहीं, ज़रूर कुछ वजह होगी। मैं जाऊँगी, अगले महीने उससे मिलने जाऊँगी मैं, जब मेरी तनख्वाह हो जाएगी तब। पलक राहुल को मिलने अगले महीने शहर जाती है और शहर जाकर उसे पता चलता है कि अंकित ने तान्या नाम की लड़की के साथ शादी कर ली है। राहुल, ये गांव की गंवार औरत तुम्हारी बड़ी बहन है? चीकू ये तेरी बीवी है? तूने शादी भी कर ली शहर आकर? दीदी आप यहाँ क्यों आई हो? क्यों मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहती हो यार? आप चली जाओ यहाँ से। अब मुझे आपसे कोई वास्ता नहीं है और ना ही कोई वास्ता रखना। अब मैं अमीर हो चुका हूं। अब मेरी जिंदगी में आप जैसे गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। सो प्लीज गेट आउट। क्या? आई सेड गेट आउट। पलक वहां से चली जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, मानो उसके मन पर कोई गहरी चोट लग गई हो। पलक जब गांव वापस आती है तभी उसे उसकी दोनों मालकिन काम से निकाल देती हैं, क्योंकि उसने 2 दिन की छुट्टी ली थी। पलक अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वो मंदिर में भगवान के सामने खूब रोती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भगवान जी?
मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा अपने चीकू की खुशियों के बारे में सोचा और उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। बस काम करती रही, लेकिन आज उसी ने मेरा तिरस्कार किया, मेरी बेइज्जती की। मेरा तो काम भी छूट गया। अब मैं क्या करूं? अंत में मैं ही अकेली क्यों पड़ गई? पलक का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था। काम ना होने के कारण अब पलक अपने हाथ से ढेर सारी राखियां बनाती है और उन्हें बाजार में सड़क पर बेचने लगती है। राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी राखी, सुंदर सुंदर चमकीली और अनोखे डिजाइन वाली राखी। वाह पलक बहन, तुमने तो बहुत ही कमाल की राखियां बनाई है। मुझे ये दोनों दे दो। और मुझे ये नीली और सुनहरी राखी देना। पलक जब राखियों को देखती है तभी उसकी आंखें नम हो जाती हैं। काश मैं भी अपने चीकू को राखी बांध पाती। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अकेली राखी का त्योहार बिताऊंगी और इस त्योहार के वक्त मैं रोऊंगी। चीकू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वहीं शहर में राहुल की बीवी तान्या उसका सारा पैसा लेकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है और राहुल की नौकरी भी छूट जाती है, जिस वजह से वह पूरी तरह कंगाल हो चुका था। ये सब क्या हो गया? नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने अपनी बहन की इज्जत नहीं की, इसलिए आज मुझे सजा मिल रही है। राहुल ट्रेन में सवार होकर फिर से गांव वापस आ जाता है और वो सड़क पर राखी बेच रही पलक को देखकर उसके पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैंने आपका अपमान करके बहुत गलत किया। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने 1 मिनट में आपको पराया कर दिया। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपनी सारी गलतियों को सुधारने का एक मौका दीजिए दीदी। चीकू, बस बस रोते नहीं। चल, तुझे भूख लगी होगी ना, तेरी पसंद की खट्टी मीठी दाल बनाती हूँ। पलक राहुल को माफ कर देती है और फिर रक्षाबंधन के दिन पलक राहुल को राखी बांधती है और दोनों खुशी से रक्षाबंधन मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।